हाँ तो गाइस काम करो नहीं कर रहे हो, काम करो भाई, काम करो बहन दोनों लोग। यार तो गाइस देखो, आज की ये जो वीडियो है ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं बातें करने वाला हूँ ना, वो बात मैं बहुत साल पहले करना चाहता था। अब आई नो कि आप लोग पूछोगे कि अगर 2 साल से बनानी थी तो 2 साल पहले क्यों नहीं बनाई और आज क्यों बना रहा है। सो गाइस देखो, आज इस वीडियो को बनाने के ना मेनली 3 बड़े कारण है जो शायद 2 साल पहले नहीं थे, जिनमें से पहला कारण है लॉकडाउन। यार देखो, लॉकडाउन का सीन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त दूसरे स्टेट की पुलिस मुझे पकड़ने नहीं आएगी। ओ फक, मैं विकास दुबे को तो भूल ही गया था। दूसरा बड़ा कारण है बिहार इलेक्शन। अब इस वीडियो का बिहार इलेक्शन से क्या कनेक्शन है, वो वीडियो के बीच में आपको पता चल जाएगा। तेज प्रताप जी, ये आपका दफ्तर है, कार्यालय है हमारा। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कि संजय राउत जी एमपी में नहीं रहते हैं। खैर, मेरे ख्याल से वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की। बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स 3 विंग में डिवाइड है, राइट विंग, लेफ्ट विंग और लिबरल। अब इन तीनों विंग की एक खासियत है कि इनकी मोस्ट ऑफ ऑडियंस फैक्ट पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियन पे चलती है। फॉर एग्जांपल, आप जेएनयू में लगे नारों का ले सकते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से वो फ्रीडम टू स्पीच था, कुछ लोगों के हिसाब से देशद्रोह था। मैं इस चीज में अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि आपको मेरे ओपिनियन से नहीं चलना है, आपको अपने ओपिनियन से चलना है। सो वीडियो के शुरू में या मुझे कमेंट में बता दो कि आपके ओपिनियन के हिसाब से जेएनयू में लगे नारे फ्रीडम टू स्पीच है या फिर देशद्रोह। बेसिकली इस वीडियो का मेन पॉइंट यही समझाना है कि आपको अपने ओपिनियन पे चलना है, पब्लिक ओपिनियन पे नहीं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आप उससे स्टोरी भी मान सकते हैं, आप उससे एग्जांपल भी मान सकते हैं। इसको जो भी मानो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल, मान के चलो आप एक कॉमन आदमी हो, जैसे होते हैं आम आदमी, वैसे मैं आपका दोस्त हूँ सम्राट गौर, एंड जैसे मैं आपका दोस्त हूँ वैसे आपका एक दुश्मन है जिसका नाम है लक्ष्य चौधरी। अब मान के चलो हम दोनों को प्यास लगी, अगर हमने पानी नहीं पिया तो हम मर जाएंगे, और हमको बचाने के लिए जो पानी चाहिए वो पानी है आपके पास। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पानी है तो आप वो मुझे ही देंगे ना, क्योंकि मैं तो आपका दोस्त हूँ, उसको पी के आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन ना, नीड लक्ष्य को भी है, लेकिन वो तो आपका दुश्मन है। अगर आप उसे पानी दोगे तो वो उसको पी के जिंदा होगा और आपको परेशान करेगा। तो कॉमन सी बात है, वो पानी आप मेरे को दोगे। अब सोचो, आपने आकर मुझे पानी दिया, मुझे बचाने के लिए, मुझे रिवाइव करने के लिए, और मैंने उसमें से आधा पानी लक्ष्य को दे दिया, और कहो तो पूरा पानी लक्ष्य को दे दिया। अब क्या होगा, मैं और लक्ष्य बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि मैंने उसकी जिंदगी बना दी। और वही लक्ष्य जो आपका दुश्मन था, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आपने उसे पानी नहीं दिया था। अब इस स्टोरी में मैं कुछ चीजें ऐड करने वाला हूँ, यानी कि थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला हूँ। पहली चीज, कॉमन मैन को कॉमन मैन ही रहने दो, मतलब आपको आप रहने दो। मुझे और लक्ष्य को मान लो एक पॉलिटिकल लीडर जो आपकी सोसाइटी से, आपके शहर से या आपके स्टेट से इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, और पानी को मान लो आपका वोट। स्टोरी समझ में आई कि कैसे आपके वोट का मिसयूज होता है? अगर नहीं समझ में आई है तो मैं डीपली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डीपली गया तो डीपली का पता नहीं, जेल जरूर चला जाऊंगा। खैर, बात कर लेते हैं बिहार इलेक्शन के बारे में। यार मैं देख रहा हूँ आजकल ना इंस्टाग्राम पे काफी पेजेस चल रहे हैं, रेप फ्री इंडिया, इंडिया को रेप से मुक्त कर दो, और हमारे देश की जनता भी इमोशनल है, उनको फॉलो करती है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब आई नो कि आप लोग यही बोलोगे कि बिहार इलेक्शन करते करते ये रेप पे कहां से पहुंच गया। रुको जरा, सब्र करो, समझ में आएगा। सो गाइस, जैसा आपको पता होगा कि हाल ही में बिहार इलेक्शन हुए, एंड मैंने जब वहां का रिजल्ट देखा ना, तो सच बता रहा हूँ, दिल से इतनी ज्यादा खुशी हुई जिसकी कोई हद नहीं। हम कितने सही लोगों को इलेक्ट करते हैं यार खुद सोचो, 100 में से 68% लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, और इनमें से 51% लोगों पे तो सीरियस क्राइम के केस चल रहे हैं, यानी कि रेप और मर्डर्स के। और पता है सर, फन फैक्ट क्या है, बिहार इलेक्शन में ग्रोथ हुई है। 2015 में जहां पर 58% लोगों पे केसेस थे, इस बार 61% लोगों पे हो गए। जहां 2015 में 40% सीरियस क्राइम्स के केस दर्ज थे इलेक्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर, इस बार 51% हो गए। आप देख रहे 10% की ग्रोथ। खैर, ये तो बिहार इलेक्शन की बात हो गई। 36% तो हमारे ऑल ओवर इंडिया से हैं। कितना बढ़िया यार, जो हमारे लिए लॉ बनाने वाला है वो उस लॉ को ऑलरेडी ब्रेक करके आया, मतलब उसको पता है ना कि किस तरीके से सही से बनाना है। जो हमारे लिए रेप फ्री इंडिया के लॉ बनाएंगे, उनके ऊपर खुद ही रेप के एलिगेशन लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जिसमें 48 घंटे के अंदर नॉमिनेशन फाइल करने से पहले पेपर में छपवाना पड़ेगा। मतलब आपने क्या क्या क्राइम करे, आपको पेपर में छपवाना पड़ेगा, और वो कैंडिडेट जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का है, उस पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने उस कैंडिडेट को क्यों चुना है जिसके ऊपर ऐसे क्रिमिनल है। आई डोंट नो कि ये चीज फॉलो की गई है या फिर नहीं। अगर नहीं की गई है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता इस बारे में। अगर की गई और उसके बाद भी हमने इनको इलेक्ट कर लिया है, ऐसे ही बनेगा रेप फ्री इंडिया। और पेजेस को फॉलो करो यार, जल्दी जाओ। खैर, अब बात करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी की। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बल्कि मेरा एक दोस्त समझाएगा, जिसका नाम है इंडिया वैक्स अप। सो उसकी क्लिप चलने वाली है, वो आपको समझाने वाला है कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसी है, क्यों अच्छी है और क्यों बुरी है। भारत एज अ कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और ये वोटिंग परसेंटेज आज भी बढ़ रही है। भारत के अंदर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं जहां वोटर्स की काउंटिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो 20-30 लाख तक पहुंच जाती है। इस देश में हर एक वोट की रिस्पेक्ट की जाती है।
Election Commission of India had been setting up a dedicated polling station inside Gir Forest for Mahant Bharat Das ji during every major election. But unfortunately, our lone voter Bharat Das ji is no more in this world. अराउंड 50 लाख लोगों की वर्कफोर्स लगाई जाती है जनरल इलेक्शंस में ताकि इलेक्शंस फेयरली कंडक्ट हों। भारत में 2500 से भी ज्यादा पार्टीज हैं। Unlike most of the democracies, even you can form a political party and contest in an election कुछ proper norms को follow करने के बाद। इतना कुछ होने के बाद भी कुछ लोग, even कुछ पार्टीज इंडिया की डेमोक्रेसी को दिन भर डिफेम करने में लगे हुए हैं। Dhruv Rathi, the YouTuber who made fun of Donald Trump when he talked about the potential fraud in US presidential elections, has an entire video on EVM hacking when the party he didn't like won in an election. It's not only about Dhruv Rathi. बहुत सारे लोग including professors, politicians, actors, poets, so-called activists बार बार इंडियन डेमोक्रेसी को डीमीन करते हैं टू पेडल देयर एजेंडा और इस देश के लोगों की ओपिनियंस को मैनिपुलेट करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उनकी फेवरेट पार्टी पावर में नहीं है, या कह सकते हैं जिस पार्टी को वो पावर में नहीं देखना चाहते वो पावर में है। ऐसा भी नहीं है कि इंडियन डेमोक्रेसी में सिर्फ अच्छाइयां हैं। ऑफ कोर्स देयर आर ड्रॉबैक्स, कास्ट पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारी पॉलिटिकल ओपिनियन उन हिपोक्रेट्स के ट्वीट्स और वीडियोस से ना बने जो टर्की के चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट करने पर तो चुप रहें और CAA के अगेंस्ट एजेंडा चलाएं जिससे देश के किसी सिटीजन को फर्क भी नहीं पड़ता। और ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम खुद एनालाइज करें, देन डिसाइड करें अपने ओपिनियंस और उसी हिसाब से वोट करें। वी हैव टू मेक दिस डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर एंड इवेंचुअली अगर हम रिस्पॉन्सिबल रहें तो देश का फायदा होगा। देखो गाइस, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजों को क्रिटिसाइज किया है, बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन हर ओपिनियन के पीछे एक ना एक लूप होल जरूर होगा एंड उन लूप होल्स में से कुछ लूप होल्स मैं यहीं पे एक्सपोज कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब आप में से काफी लोग ये बोलेंगे कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो क्या हम उसको वोट नहीं दें? हो सकता है वो फेक हो, रियली हो सकता है कि वो फेक हो। मैं कब कह रहा हूँ कि फेक नहीं हो सकते, जितना बड़ा नाम उतने बड़े केस। पॉइंट यहाँ पर इतना सा आता है कि वो जो पॉलिटिशियन है वो वाकई में बर्बाद है या नहीं, ये तो तुमको पता होता है, कॉमन सी बात है। तुम जब भी किसी को वोट देने जाओ तो सबसे पहले ये देख लो कि उससे तुम्हारे इंडिया को, तुम्हारे देश को, तुम्हारी कंट्री को क्या फायदा हो रहा है। अगर वो भारत के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, ये बोल के कि हाँ क्या हो गया, उसने नारे लगाए थे, लेकिन जब देश की बात आती है तब लेकिन, क्योंकि ऐसा वैसा नहीं होता है। अगर कोई आपके देश के खिलाफ बोल रहा है तो उसको बॉयकॉट करो, और बॉयकॉट ना कर सको तो कम से कम सपोर्ट तो मत करो। और पॉइंट इज दैट, अगर कोई आपके देश के खिलाफ बोल रहा है और अगर उसको कोई डिफेंड कर रहा है तो उसको भी बॉयकॉट कर दो, सपोर्ट मत करो। जो आपके देश का नहीं हो सकता वो आपका क्या होगा? मैं देखता हूँ टीवी डिबेट्स में कैसे लोग, उमर खालिद जैसे लोगों को डिफेंड करने आ जाते हैं फ्रीडम टू स्पीच की बात लेके। खैर फिर भी मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा यहाँ पे अपना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ओपिनियन जगाऊं, अपना ना दूं। सेकंड पॉइंट और मेन पॉइंट, प्लीज अपना खुद का ओपिनियन बनाओ। आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, आपके फेवरेट स्टार्स कभी भी आपके हिसाब का ओपिनियन नहीं बना सकते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, चाइना हमारे बॉर्डर से बार बार अंदर घुसने का ट्राई कर रहा है। अभी हाल ही में उसने हमारे सैनिकों के साथ क्या किया मुझे बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन उसके बाद भी किसी भी स्टार ने चाइना के खिलाफ कुछ नहीं डाला, क्योंकि इनकी मूवीज इंडिया से ज्यादा चाइना में बिजनेस करती हैं। तो तुमको लगता है जब हजारों करोड़ों रुपए की अर्निंग हो रही होगी तो कोई उसके खिलाफ बोल देगा? सो प्लीज कॉमन सेंस यूज किया करो। तुम्हारा खुद का ओपिनियन, तुम्हारा खुद का फायदा ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। बाकी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। मैंने बहुत हंसते हंसते वीडियो बनाई है, मैं जानता हूँ कि कितनी आग लगी पड़ी है पीछे मेरे। अगर इस वीडियो के बाद मुझे जेल हो जाती है तो प्लीज फंडिंग करके मुझे जमानत दिलवा देना, मैं भी अर्नव गोस्वामी बनना चाहता हूँ। वकील देख रहा है तो प्लीज प्लीज सर प्लीज नहीं होगा, इतना तो फ्रीडम टू स्पीच आई नो। बाकी आज की इस वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही सा ओपिनियन था। मैं आपको चीजें सिखाना चाह रहा था, आप सीखे या नहीं सीखे ये मुझे कमेंट में बता देना। इंडिया बैकअप्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, काफी सही वीडियोस बनाता है, रिसर्च के साथ बनाता है। एंड अगर आप लोगों को हिस्ट्री जानने की इच्छा है, सीखना चाहते हैं तो आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। 10,000 सब्सक्राइबर तो आज उसके हो ही जाना चाहिए, फिर भी जितनी आपकी मर्जी आप कर लें। आपको कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी मैंने तुमको लास्ट वीडियो में क्या बोला था, और मुझे भी खुश रखो मेरी वीडियो
को शेयर किया करो। वीडियो शेयर करते नहीं हो, लिमिटेड व्यूज आते हैं, फिर वही दिन आ जाएंगे मैं टेक्निकल बंदों जैसा बैठ जाऊंगा और बोलूंगा दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xByJet। इस वेबसाइट में जाकर तुम क्रिकेट में पैसा लगा के करोड़ों रुपए कमा सकते हो। इस वेबसाइट में जाकर तुम फुटबॉल में पैसा लगा के करोड़ों कमा सकते हो। कुल मिला के तुम लोग बैटिंग करके अंबानी बन सकते हो। अब मुंह उठा के ये भी बोल ही देता हूँ कि मेरा प्रोमो कोड सम्राट भाई यूज करो और पाओ $100 का साइन अप बोनस। सीरियसली अगर ये नहीं करवाना चाहते हो ना तो शेयर करो वीडियो को। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। बाकी अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे आकर @सम्राट भाई ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हैं। अगर यूट्यूब के थ्रू आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गई तो इंस्टा स्टोरीज के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उम्मीद कर सकता हूँ 40-50 हजार लाइक्स के लिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। अगर इतने भी लाइक ना दे पाओ तो आत्महत्या कर लेना बेहतर है मेरे लिए, है ना। क्या वीडियो बनाऊं यार, कर दो लाइक। लाइक करोगे तभी वीडियो प्रमोट होगी, आगे तक लोगों के पास जाएगी, इसलिए लाइक कर दो। अब मैं तुम्हें 10 मिनट तक नहीं समझाना चाहता कि लाइक की क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए लाइक कर दो प्लीज, लाइक कर दो। लाइक करोगे तो एंड कुछ भूला तो नहीं। सो बाकी सब तो सेट है। सम्राट भाई बेस्ट हैं, खुश रहो, हंसते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। तो उनमें मुझ में फर्क ही क्या है, सेम पैटर्न को भी पेश करूं तो फिर अलग दिखने वाला तरक ही क्या है। जिससे न सीखो वो सबक ही क्या है, नमक की थैली में सरफ दिखता है, मेरा कामक तेरा बर्फ दिखता है, मुझे क्या पता कि तरक्की क्या है।